हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखिए ये हमारा स्क्वायर प्लेनर मीन्स यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसमें होता है 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने दो केस आपको बताए थे, फर्स्ट टेट्राहेड्रल और सेकेंड स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्क्वायर प्लेनर है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखिए अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो ये है आपका, यहाँ पर हमारा है फ्री सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम अपने फ्री स्टेट में है, तो ये उसके डी के 5 ऑर्बिटल, इन सब की एनर्जी सेम, तो इसको हम बोलते थे डिजनरेटेड ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पर आपका मेटल प्लस लिगेंड, मेटल के साथ जब लिगेंड कंबाइंड हुआ तो यहाँ पर जो ये डी के ऑर्बिटल थे इनकी एनर्जी बढ़ी, ये हो गया। पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया था। अब देखिए ये स्प्लिट कर गया आपका Eg एंड T2G में, और ये Eg इसको हम बोलेंगे d का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो ऑर्बिटल है d का जेड स्क्वायर है, और ये जो 3 आपको ऑर्बिटल दिखाई पड़ रहे हैं ये हमारे हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और ये हमारा डी जेड एक्स। और ये जो आपकी स्प्लिटिंग दिखाई पड़ रही ये, इसको हम बोलते थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये होता क्या है, Eg और T2G के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल के केस का है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। यहाँ तक पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद की कहानी, हम स्क्वायर प्लेनर की केस की बात कर रहे हैं। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर केस में होता क्या है, ये हमारा होता है मेटल और ये हमारा लिगेंड। लिगेंड करता क्या है, लिगेंड के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये जो हमारा लिगेंड स्क्वायर प्लेनर केस में मेटल के पास जब आता है तो ये एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग आता है, एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग आता है मेटल के पास। अब देखिए अगर हम बात करते हैं रिपल्सन की, अगर हम बात करेंगे रिपल्सन की, तो ये हमारा हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स के लॉन्ग लोब वाई के लॉन्ग लोब, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये हमारा लिगेंड, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया है स्क्वायर प्लेनर के केस में जब हमारा लिगेंड मेटल के पास आता है तो एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग आता है, तो ये लिगेंड जब मेटल के पास आएगा एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग आएगा, तो रिपल्सन जो होगा काफ़ी ज़्यादा फेस करेगा हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यही एक्स वाई के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एंगल की लिगेंड और मेटल के बीच, ये मेटल का कौन सा डब्बा, तो मेटल का डब्बा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला।
तो यहां पर जो हमारा एंगल आएगा वो आएगा 0 डिग्री। मीन्स लिगेंड जब मेटल के पास आएगा तो उसके dx² माइनस y² वाले डब्बे से ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा, जैसा कि मैंने यहां पर आपको दिखाया है। अब इसके बाद हमारा ये है आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये हमारा dxy है, लोब बिटवीन द एक्सिस। स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं। लिगेंड मेटल के पास जब आएगा तो एक्स वाई के लॉन्ग आएगा। तो अब ये हमारा लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जब आएगा तो यहां पर ये लोब बिटवीन द एक्सिस जो है ये 45 डिग्री एंगल पे है। तो यहां पर जो हम बात करेंगे एंगल लिगेंड और मेटल के बीच, मेटल का कौन सा ऑर्बिटल, तो dxy ऑर्बिटल, तो ये फेस करेगा आपका 45 डिग्री। यहां पर लिगेंड जो है रिपल्सन फेस करेगा कितने डिग्री, 45 डिग्री। अब हमको पता है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं dz² की, तो dz² ये होगा आपका, अब देखिए अगर हम बात करेंगे यहां पर मेटल, यहां पर अगर हम बात करेंगे अगर लिगेंड मेटल का डब्बा कौन सा, तो dz², तो x y z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो होगा आपका ये 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो यहां पर जो रिपल्सन होगा वो होगा 90 डिग्री एंगल पे। ओके, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन जो है फेस करेगा हमारा dx² माइनस y²। ओके, फिर इसके बाद रिपल्सन फेस करेगा हमारा dxy, और इससे कम रिपल्सन फेस करेगा हमारा d का z²। राइट, अब रिपल्सन की बात हमने कर ली। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर के केस में यहां से ये हमारा स्प्लिट कर जाएगा, क्योंकि ये dx² माइनस y² वाला डब्बा है और ये dz² वाला डब्बा है। तो यहां पर ज्यादा रिपल्सन फेस करने की वजह से एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाएगी। और चूंकि यहां पर मैंने आपको दिखाया है कि ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा तो एनर्जी इसकी ज्यादा, ये हमारा dx² माइनस y², और यहाँ पर ये कम रिपल्सन फेस करेगा तो ये है हमारा d का z²। राइट, अब देखिए इन तीनों डब्बे में, अगर इन तीनों डब्बों की बात करें हम, तो dxy जो है हमारा ये dz² से ज़्यादा रिपल्सन फेस करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है ये 45 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल ज़्यादा रिपल्सन फेस कर रहा था, ये कम रिपल्सन फेस कर रहा था। तो ये ज़्यादा रिपल्सन फेस करेगा तो इसकी एनर्जी जो होगी इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला डब्बा जो है, ये है d का xy। अब इसके जो दो डब्बे बचे वो आ जाएंगे आपके ये नीचे, ये और ये डब्बे है आपका ये वाला dyz, और ये डब्बा है आपका dzx। राइट, अब स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन DsP2 डब्बा यूज करते हैं D का, इसमें 1 डब्बा यूज करते हैं। कौन सा डब्बा वो होता है, वो होता है हमारा D का x² माइनस y²। तो ये जो डब्बा होता है हमारा
ये होता है d का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो आपको गैप दिखाई पड़ रहा यहां से लेकर यहां तक, ये गैप, इसको हम बोलते हैं डेल एस पी। ये क्या है? ये है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, किसकी? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की है, तो इसको हम डेल एस पी से इंडिकेट करेंगे, राइट? तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में ये स्प्लिटिंग है आपकी, और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग ये है। तो स्प्लिटिंग ज्यादा आपको कहां दिखाई पड़ रहा? स्क्वायर प्लेनर के केस में। तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल से। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं डेल एस पी इक्वल टू 1.3 डेल ऑक्टाहेड्रल। ये की पॉइंट आप याद रखना, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा होती है, राइट? अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ। वो ट्रिक है स्क्वायर प्लेनर के लिए। कंडीशन फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। वो क्या कंडीशन होगी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर होगा? तो देखिए फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ही केस में हम स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे। अब देखिए अगर हमारा जो 3D है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो और साथ में इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP2, और DsP2 तो हम बोलेंगे इसको स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? अगर आपका 4D में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर आपका 5D में 8 इलेक्ट्रॉन है, साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में भी हमारा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए लास्ट है, अगर D में 9 इलेक्ट्रॉन हो, जो D हमारा ऑर्बिटल है इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो और साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो इस केस में हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मींस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ये स्पेशल केस बनता है, और इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगा, मींस बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्क्वायर प्लेनर का कंडीशन है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ अगर ये या फिर ये कंडीशन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाता है और हमारा कहलाता है स्क्वायर प्लेनर, राइट? आइए हम बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट? इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए ये है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कंडीशन क्या होना चाहिए टेट्राहेड्रल के लिए? तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए आपका 4 और हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp का 3, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp का 3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वहां पे। ये है हमारा मेटल
ये हमारा लिगेंड 4 टाइम्स, ये हो गया टेट्राहेड्रल, sp का 3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इसको अगर हम 3D में इंडिकेट करें तो ये हमारा हो गया मेटल और ये हो गया हमारा लिगेंड। लिगेंड हमारा ये हो गया 1 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। इसका मतलब क्या है? ये जो हमने आपका वेज से जिसको इंडिकेट किया है, इसका मतलब ये एबव टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये पेपर के ऊपर होगा, और जिसको हमने डैश से इंडिकेट किया है ये हमारा बिलो टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये पेपर के नीचे होगा। कहने का मतलब क्या, 3D में कैसे देखेंगे टेट्राहेड्रल को? बहुत आसान है, 2 V लीजिए, एक ये V, ठीक, ये 1 हो गया, और ऐसा ही एक V और लीजिए, तो देखिए 2 V लेना है, तो फर्स्ट V हमने ये लिया और सेकेंड V हमने ये लिया, ये फर्स्ट V और सेकेंड V, 2 V लिया और दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐड कर दिया। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये बन गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 1 2 और ये ऊपर 3 और मेरे तरफ जो रेड वाला मार्कर दिखाई पड़ रहा वो 4। ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जैसा कि हमने यहाँ इंडिकेट किया है। इसको और क्लियर करते हैं। हमने क्यूब एक बना लिया, इसके अंदर ये हमारा हो गया सेंट्रल मेटल एटम। अब लिगेंड कितने हैं इसमें टेट्राहेड्रल केस में? 4, तो 4 लिगेंड और 4 कैसे हैं? तो 2 टाइम्स V लिया और दोनों V एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो देखिए यहां पर अगर V बनाएंगे तो ये बनेगा आपका V, ये V बन गया, ओके। तो यहां पर एक लिगेंड आपका आ जाएगा इस पोजीशन पे और एक लिगेंड आ जाएगा इस पोजीशन पे। अगला V जो बनेगा इसके परपेंडिकुलर, तो अगला V आपका बनेगा, एक बन जाएगा आपका, ये नीचे की तरफ बनाएंगे तो एक आपका आ जाएगा ये और एक आ जाएगा ये, राइट। तो 2 टाइम्स V लिया और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं, जैसा कि हमने यहाँ इंडिकेट किया है 3D में, हमने अंदर इसको ले लिया। अब होगा क्या, जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो हमारे लिगेंड मेटल से कंबाइंड हो रहे हैं, ये है 1 2 3 4। अब देखिए इसको और क्लियर करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे रेड वाला जो है लाइन जो है ड्रा किया था, तो आपको क्लियर कट पता चल गया मेटल से 4 लिगेंड कंबाइंड है, ओके। अब देखिए हमको पता है ये हमारा होता है x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये होता है z एक्सिस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये ऐसे बिल्कुल बाहर की तरफ निकलता हुआ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये बिल्कुल ऐसे निकलता हुआ, ये क्या हो जाएगा? z एक्सिस, ओके। ये हो जाएगा हमारा z एक्सिस। अब देखिए जो हमारा लिगेंड है टेट्राहेड्रल के केस में वो एक्सिस के बीच है, जैसे x एक्सिस, ये y एक्सिस और इनके बीच है ये लिगेंड। ये क्या है हमारा? ये लिगेंड है और आपको क्लियर कट पता चल गया ये एक्सिस के बीच है, ये एक्सिस के क्या है? बीच है। तो रिपल्सन फेस जो है वो मेटल का डी के कौन से ऑर्बिटल करेंगे ज्यादा? तो मेटल के अंदर जो होगा आपका ये है मेटल, और मेटल के अंदर जो होगा आपका
2 टाइप्स के डी ऑर्बिटल होंगे। एक तो होंगे आपके Eg जो कि होते हैं एक्सियल, और दूसरा होगा आपका T2G जो कि होते हैं नॉन एक्सियल। यही होते हैं, एक होता है हमारा एक्सियल, एक होता है नॉन एक्सियल। तो मेटल के अंदर जो हमारे डी के डब्बे होंगे उनका ओरिएंटेशन डिफर होगा, कुछ एक्सियल होंगे कुछ नॉन एक्सियल होंगे। डिटेल में हमने CFT स्टार्टिंग के टाइम ही पढ़ा था। अब देखिए जो नॉन एक्सियल होते हैं, जैसा कि इसमें से हम एक ले लेते हैं DXY, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और लोब बिटवीन द एक्सिस। इसमें से हम एक डब्बा एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं DX² माइनस वाई स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस, राइट। अब होगा क्या कि ये जो मेटल का T2G वाला डब्बा होगा, इसका लोब होता है बिटवीन द एक्सिस, और टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड है हमारा बिटवीन द एक्सिस। तो ये लिगेंड बिटवीन द एक्सिस है, और T2G का डब्बा में लोब जो होता है बिटवीन द एक्सिस होता है। तो यहां पर हमारा लिगेंड जो आएगा वो रिपल्सन जो है ज्यादा फेस करेगा। तो ये आपका रिपल्सन जो है T2G वाले ज्यादा फेस करेंगे। अब देखिए जो हमारे Eg वाले डब्बे होंगे इसमें लोब अलोंग द एक्सिस होता है, और लिगेंड जो है टेट्राहेड्रल के केस में बिटवीन द एक्सिस होता है। तो बिटवीन द एक्सिस रखेंगे तो लोब यहां पर अलोंग द एक्सिस मिल रहा, तो यहां पर जो है आपका रिपल्सन जो होगा वो कम होगा। तो कह सकते हैं Eg वाले जो डब्बे होंगे वो टेट्राहेड्रल के केस में रिपल्सन कम फेस करेंगे, राइट। तो ये ज्यादा फेस करेगा रिपल्सन, तो एनर्जी ज्यादा, तो इसको रखेंगे ऊपर, और ये कम फेस करेगा ओके रिपल्सन, तो एनर्जी कम, तो इसको रखेंगे नीचे, राइट। तो आइए हम स्प्लिटिंग देखते हैं टेट्राहेड्रल के केस में। तो ये हमारा होता है जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसकी स्प्लिटिंग जो होती है ऑक्टाहेड्रल के जस्ट अपोजिट होती है। ऐसा क्यों होता है तो अभी अभी हमने आपको बताया। ये हो गया आपका 5 डब्बे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर है हमारा फ्री सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 डब्बे जब मेटल के साथ लिगेंड आएगा तो इसकी एवरेज एनर्जी इनसे ज़्यादा हो जाएगी। अब ये स्प्लिट करेगा। अब चूंकि टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिगेंड जो होते हैं कम होते हैं इसमें, तो रिपल्सन जो होता है कम होता है ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में। तो यहाँ पे जो गैप होगा ये ऑक्टाहेड्रल से कम होगा रिपल्सन कम होने के कारण। अब देखिए यहाँ पर T2G जो होगा आपका, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ये ऊपर, और ये Eg इसकी एनर्जी कम होगी ये नीचे। ऐसा क्यों? तो अभी हमने आपको डिटेल में काफ़ी बताया था कि Eg वाले में होता क्या है, लोब अलोंग द एक्सिस होते हैं तो लिगेंड से रिपल्सन कम फेस करते हैं, और T2G में लोब बिटवीन द एक्सिस होता है, और टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड बिटवीन द एक्सिस होता है तो रिपल्सन ज़्यादा फेस करता है। इसीलिए हमने इसको ज़्यादा रिपल्सन फेस करने की वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, हमने इसको ऊपर रखा और इसको नीचे। ये हो गया आपका बैरी सेंटर।
अब जितना एनर्जी ऊपर ज़्यादा होगा उतना एनर्जी नीचे कम होगा, राइट। और T2G EG के बीच का जो एनर्जी का ये डिफरेंस होगा इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और चूंकि टेट्राहेड्रल का केस हम पढ़ रहे हैं तो इसको डेल टी से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए ये जो होगा आपका इसकी वैल्यू होगी प्लस का 0.4 डेल टी। तो प्लस का 0.4 प्लस का 0.4 प्लस का 0.4 ये हो जाएगा प्लस का 1.2 डेल टी। और जो आपका ये EG वाले जो दो डब्बे दिखाई पड़ रहे हैं इसका होगा माइनस का 0.6 डेल टी। तो माइनस का 0.6 डेल टी और माइनस का 0.6 डेल टी ये हो जाएगा माइनस का 1.2 डेल टी। तो माइनस का 1.2 प्लस का 1.2 तो टोटल 0 मीन्स जितनी एनर्जी ऊपर ज़्यादा होगी उतना एनर्जी नीचे कम होगा, राइट। यहां तक क्लियर है। अब एक की पॉइंट है डेल टी ये जो होगा आपका ये होगा 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल। ये याद रखना ऑक्टाहेड्रल में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू टेट्राहेड्रल के, क्योंकि टेट्राहेड्रल में लिगेंड 4 होते हैं तो रिपल्सन कम होता है तो गैप कम होता है, और ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड ज़्यादा होते हैं तो रिपल्सन ज़्यादा होता है तो गैप ज़्यादा होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक की पॉइंट आपको दे रखा है डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल, राइट। अब देखिए अगर हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की तो टेट्राहेड्रल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल टी इसके केस में। तो ये फार्मूला होगा आपका यहाँ पर प्लस का 0.4x माइनस का 0.6y, और यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि गैप ऑलरेडी कम होती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। ये होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। जो T2G ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका नंबर x है, और यह है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। जो हमारे EG वाले डब्बे में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका नंबर y से इंडिकेट किया है, राइट। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का मैंने आपको फार्मूला यहाँ दे रखा है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D3 एंड D5 इफ P लेस देन डेल ऑक्टाहेड्रल एंड P ग्रेटर देन डेल टेट्राहेड्रल। P फॉर पेयरिंग एनर्जी हमारा पिछले लेक्चर पे काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात की थी हमने। आइए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। देखो आपका यहाँ पर कंडीशन दिया है दो। फर्स्ट, अगर पेयरिंग एनर्जी हमारा ऑक्टाहेड्रल से कम है, और सेकेंड कंडीशन दिया है अगर पेयरिंग एनर्जी हमारा टेट्राहेड्रल से ज़्यादा है, राइट। D3 और D5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा इसके लिए और इसके लिए। तो हमेशा आप ये ध्यान में रखना, अगर हमारा टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल में T2G EG स्प्लिटिंग होगी। T2G इसकी एनर्जी कम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। EG इसकी एनर्जी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन इसमें बाद में भरेगा। तो ऑक्टाहेड्रल का सेम केस ये भी, तो T2G एंड EG। और अगर आपका टेट्राहेड्रल है तो ये ध्यान में रखना है टेट्राहेड्रल के केस में EG फिर T2G मीन्स EG
जैसा कि अभी अभी हमने देखा था, एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है तो पहले कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो Eg फिर T2g। टेट्राहेड्रल का सेम केस, तो Eg T2g। अब देखिए कंडीशन दिया है, ऑक्टाहेड्रल पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, मीन्स गैप ज़्यादा होगी, गैप ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी अनकंफर्ट फील करेगा, तो इसमें 3 और इसमें 0। फिर इसमें आपका 5 और इसमें 0, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन जो है इसमें फिल करेंगे, तो ये आपका होगा T2g, ये आपका Eg। गैप काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारा डेल ऑक्टाहेड्रल जो है इसकी जो है पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा डेल ऑक्टाहेड्रल है हमारा, तो गैप ज़्यादा होगा। 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 1 2 3, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो है इनकी पेयरिंग हो जाएगी गैप ज़्यादा होने के कारण, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए होगा, इस कंडीशन के लिए। नेक्स्ट, पेयरिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल से ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया है कि टेट्राहेड्रल में ऑलरेडी गैप जो होती है हमारी कम होती है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल के, और कम होगी तो ये आपका जो है टेट्राहेड्रल का कंडीशन, ये है आपका Eg, ये आपका T2g, गैप कम, कंडीशन दिया भी है पेयरिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन 3 फिल करना है तो 1 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पहुँच जाएगा 3, तो इसमें 2 और इसमें 1, राइट। ऐसे ही D5 के लिए, D5 के लिए तो 1 2 3 4 एंड 5, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन और T2g में 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ D6 इफ कंडीशन दे रखा है हमारा पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा है और यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल से ज़्यादा है, राइट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, D में हमारे इलेक्ट्रॉन है 6, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं इसमें अगर, तो मैग्नेटिक मोमेंट ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने n से इंडिकेट किया है, ये हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। 2 कंडीशन दिए गए हैं, एक पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा है और सेकेंड में पेयरिंग एनर्जी हमारा टेट्राहेड्रल से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग की, तो यहाँ पर T2g फिर आएगा आपका Eg, और अगर हम टेट्राहेड्रल की केस की बात करते हैं तो यहाँ पर जब स्प्लिटिंग होगी आपका तो Eg पहले आता और T2g बाद में, राइट। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फिल होने की, तो देखिए ये आपका ऑक्टाहेड्रल का केस, ये आपका T2g, ये आपका Eg, और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा मतलब ये गैप जो है कम है, और गैप कम है, इलेक्ट्रॉन 6 फिल करना है तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाएगा गैप कम होने के कारण। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला आएगा, तो T2g में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और Eg में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 2। अब अगर इस कंडीशन में हम बात करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की,
तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 4, राइट। अब देखिए ये हमारा कंडीशन दे रखा है D6 के लिए और टेट्राहेड्रल का केस है। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हमारी होगी कुछ इस टाइप से, Eg इसमें नीचे और T2G ऊपर, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है और इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन फिल करना है 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 फिल कर दिया। अब इसमें अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि Eg में हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 और T2G में इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे 3, ये राइट। तो बताइए दोनों कंडीशन जो हमारे दिए गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 एंड 4। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद अगले लेक्चर पे हम बात करेंगे स्टेबिलिटी का, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ तक आपको क्लियर है।